जीएस जुपिटर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्त काल। अभी तक हम लोग बहुत दूर तक पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पाषाण से लेकर के अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पाषाण, आम्र पाषाण, हड़प्पा, वैदिक। वैदिक में दो वैदिक, पूर्व एक उत्तर, दोनों वैदिक पढ़ चुके हैं हम लोग। के बाद 6th BC, बौद्ध, जैन, मौर्य, द्वितीय नगरीकरण इसी के समय में देखेंगे। ये भी पढ़ चुके हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन बौद्ध के समय में। फिर मौर्य और मौर्योत्तर काल हम लोग देख चुके थे। मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी तक पहला शान सब देख चुके हैं। एक सातवाहन छूटा है, सातवाहन इक्ष्वाकु देख लेंगे किसी क्लास में। अभी हम लोग चल रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास एवं प्रमुख शासक श्री गुप्त एवं घटोत्कच। संस्थापक गुप्त काल का कौन था? गुप्त वंश का, काल का नहीं, वंश का ही संस्थापक होते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। श्री से शुरुआत हो गया है। श्री गुप्त ईस्वी में है, तीसरी सदी में 240 से 280 के बीच में श्री गुप्त इसने महाराज की उपाधि धारण की। पहला ही गुप्त वंश का शासक श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। और घटोत्कच में लगता राक्षस का नाम। श्री गुप्त के बाद उसका बेटा था घटोत्कच, शासक बना, इसने भी महाराज। बाप बेटा दोनों महाराज हो गए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ज्यादा नहीं, बस संस्थापक कौन थे। कभी क्रम में सजाने दे दे तो घटोत्कच दे देगा। 280 से 319। अब ये 319 बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना आपका डेट, ये ईस्वी है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। 319 से 335 ईस्वी के बीच में गुप्त वंश का पहला महान शासक, बड़ा शासक जो है आपको चंद्रगुप्त प्रथम देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में जो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। लेकिन आपको बोला जाएगा भाई गुप्त वंश का स्थापना किसने किया, तो आपको श्री गुप्त मानना है। लेकिन वास्तविक शब्द, ऐसा शब्द जोड़ दे तो चंद्रगुप्त प्रथम है। महाराजा अधिराज, महाराज जोड़ अधिराज, महाराजा अधिराज वह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने इतना बड़ा उपाधि धारण किया था। महाराजा अधिराज, महाराजा धीराज, इतना बड़ा उपाधि किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने कौन सी उपाधि धारण की पूछा जाता है? महाराजा धीराज। चलिए, गुप्त संवत, अभी तक विक्रम संवत, शक संवत देख चुके हैं, एक गुप्त संवत देखते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्यारोहण, जैसे कनिष्क ने अपना राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में चलाया था ना शक संवत 78 ईस्वी, इसी तरह से 319 20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, जब राज्य आरोहण मतलब गद्दी पर बैठे थे। आरोहण हुआ था, आरोहण मतलब चढ़ना होता है, राज्य मतलब गद्दी, गद्दी पर आरोह करना, चढ़ना, गद्दी पर चढ़ना, गद्दी पर बैठना, ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। इसलिए 319 में गुप्त संवत की शुरुआत कही जाती है।
गुप्त संवत आपका कितना हो गया, 319। अब देखिए वैवाहिक संबंध, जैसे हर्यक वंश का बिंबिसार ने संबंध बनाया था वैवाहिक संबंध के द्वारा, उसी तरह से इसने उसने भी लिच्छवी राजकुमारी से बनाया था, इसने भी लिच्छवी राजकुमारी से बनाया। चेटक की बहन थी, यहाँ पे है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, कुमारी देवी नहीं कुमार देवी से विवाह किया, जिससे गुप्तों की प्रतिष्ठा और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्योंकि ये लिच्छवी काफी ज्यादा प्रतिष्ठित गणराज्य की राजकुमारी थी कुमार देवी, इससे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। राजा रानी प्रकार के सोने सिक्के जारी करते हैं, ये कहा जाता है राजा रानी इस प्रकार का सिक्का, राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं। अच्छा, सिक्के की बात याद आई, सिक्के की बात याद आई तो सबसे ज्यादा सिक्का किसने चालू किया था, सबसे ज्यादा सोना सिक्का किसने जो है ना, इसी ने, गुप्तों ने। सोना जो है सबसे पहले किसने किया था, सोना पे पूछा जाता है, सोना का सिक्का सबसे पहले किसने शुरू किया था, ये थे हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी ने। और सबसे शुद्ध सोना जो है वो कटफिसेस यानी कुषाण वंश ने। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था, सबसे शुद्ध सोना किसने चलाया था, तो कुषाण वंश ने चलाया था। सबसे पहले सोना सिक्का किसने चलाया था, तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी ने चलाया। सबसे शुद्ध किसने चलाया, तो कुषाण ने चलाया। कुषाण में किसने, भीम ने चलाया था, भीम कटफिसेस ने चलाया था। कुषाण ने ही तांबा चलाया था, किसने चलाया था, कुजुल कटफिसेस ने, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था नहीं। और कनिष्क ने भी चलाया था, कनिष्क ने। कुषाण वंश का दो शाखा हम लोग पढ़े थे, ठीक है, दो शाखा नहीं कहिए, ये दो गोतिया, ठीक है, एक कनिष्क वाला, एक जो है कटफिसेस वाला। कटफिसेस में एक था कुजुल कटफिसेस जिसने तांबे के सिक्के, और भीम ने चलाया शुद्ध सोने के सिक्के। और सबसे ज्यादा सोना सिक्का किसने चलाया, सबसे ज्यादा, सबसे पहले हो जाएगा तब हो जाएगा इंडो ग्रीक, और सबसे ज्यादा हो जाएगा तब हो जाएगा गुप्त। सबसे ज्यादा सोने के सिक्का किसने चलाया, तब हो जाएगा गुप्तों ने। सोना के बारे में इतना, चांदी सिक्का चलाया था सातवाहन ने। तो आपने देखा कि राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किसने किया था, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त के बारे में क्या क्या आप लोग जान गए, पहला कि महाराजा अधिराज की उपाधि किसने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। राज्यारोहण के समय में इसने गुप्त संवत चलाया, दो प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न बना कि इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ी, और राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। अब आ जाइए समुद्रगुप्त, बहुत ही खतरनाक शासक, 335 से 375, 40 साल का ये जो शासन है इसका, यहाँ से क्या क्या सवाल बनता है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल तो यही बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने गजब का विजय अभियान किया था, नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्ट, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, लास्ट में जाके रूस से हार जाते हैं। रूस में ठंडा पड़ गया, बेचारा हार गया, नहीं तो हार नहीं मानने वाला था नेपोलियन। बहुत ज्यादा इसने जो है ना अभियान किया था नेपोलियन ने, सिकंदर की तरह, सिकंदर से भी दूर दूर, ठीक है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार एक था बीए स्मिथ, इसने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण ही उसे भारत का नेपोलियन कहा, क्योंकि नेपोलियन ने भी काफी ज्यादा सैन्य अभियान चलाए थे, कहीं पे भी अटैक कर देते थे, हार मानने वाले में से नहीं थे नेपोलियन। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसका प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग जो है इलाहाबाद को बोला जाता है, वहीं पे एक लेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि प्रयाग जो है किसका नाम है, इलाहाबाद का। प्रशस्ति मतलब लेख हो गया। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इसको, इस लेख को लिखा था। कौन थे हरिसेन, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसमें लिखा था, किस लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा था।
ये दोनों का मिश्रण जब हो गया तो इसको कहते हैं चंपू काव्य शैली। क्या कहते हैं? चंपू काव्य शैली में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। तो इस लेख में प्रयाग प्रशस्ति में जिसमें हरिसेन ने क्या लिखा, अब कोई भी दरबारी तो उसका बुराई थोड़ी लिखेगा। कोई दरबारी कभी रखा है शासक, वो अपना बड़ाई लिखने के लिए लिखा होगा ना। इसमें समुद्रगुप्त के विजय नीतियों और व्यक्तित्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त के विजय, उनकी नीतियों और व्यक्तित्व का विस्तार से वर्णन किसमें किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, एक लेख है, उसी में इसका पूरा बड़ाई लिखा गया है हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त का। कि बड़ा जो है ना विजयी नेता, बहुत विजय अभियान किया था। मैं इसकी नीति का तो एकदम मतलब मत पूछिए, फिर इसका व्यक्तित्व गजब का पर्सनालिटी था। तमाम चीजें लिखा समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ ले गया प्रयाग प्रशस्ति में, है ना। अब देखिए सैन्य नीति के कारण ये स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। तो ये जानना जरूरी है ना कौन कौन सा सैन्य विजय इन्होंने किया था। इसने देखिए उत्तर भारत का 9 और दक्षिण भारत का 12 राज्य को हराया। सोचिए। और फिर जो एक जंगली राज था जिसको आठवीं राज्य कह रहे हैं, इसके राजा को भी दास बना लिया था। 9 राजा आर्यावर्त का, यानी उत्तर भारत का 9 राजा और दक्षिण भारत का 12 राजा, इस सबको हराया। अब ये जो है एक नीति कहलाता है। उत्तर भारत जाएंगे प्रसवोध, धरण, ग्रहण, ग्रहण, मोक्षानुग्रह नीति, परिचारिकृत नीति। ये आप ना जाने तो कोई बात, ठीक है। लेकिन आप जानिए कि 9 राजा को उत्तर भारत में, जिसको आर्यावर्त कहते हैं, दक्षिण भारत में भी जीता था 12 राज्य को, और 8वीं राज्य को भी किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने हराया था। अब समुद्रगुप्त के बारे में और पूछा जाता है कि कवि राज के नाम से कौन जाना जाता है। इसकी उपाधियां थी, वो सभी उपाधियां याद रख लो। तो आपने देखा महाराजा अधिराज की उपाधि पहले किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और उसका जो उससे भी पहले दो थे, उसने महाराज की सिर्फ उपाधि धारण की। अब आते हैं समंदर गुप्त पे। तो समंदर गुप्त जो है, इसको कविराज की उपाधि धारण इसने की। एक विक्रमांक की उपाधि धारण की, विक्रमांक। और अश्वमेघ पराक्रमा कहा गया, अश्वमेघ पराक्रमा। और उसके सिक्के पर उन्हें ये खूब पूछता है कि बीना बजाते हुए दर्शाया गया। इसका मतलब बीना का बड़ा शौकीन था, तब उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया। इसका मतलब संगीत का प्रेमी था। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा बड़ा अभियान भी संगीत जो है ना, संगीत प्रेमी और जो है कला प्रेमी बड़ा बड़ा अभियान कर सकते हैं। उसने अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न करवाया। इसीलिए तो इसे अश्वमेघ पराक्रमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। किसने? अभी तक हम लोग समंदर गुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं। और सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया, इसका अर्थात वो संगीत प्रेमी थे। इस तरीके से हम लोग समंदर गुप्त के बारे में अच्छा खासा जान गए। तो समंदर गुप्त के बारे में हम लोगों को जो प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है समंदर गुप्त के बारे में? इसने जो है ना उत्तर भारत के 9 राज्य को और दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीता, ठीक है। और उसके बाद जंगली जो है राज्य 8वीं को भी जीता था। ये आर्यावर्त उत्तर भारत हो गया 9 राजा को, और ये दक्षिण भारत के 12 राज्य को, और 8वीं के राज्य को भी, यानी जंगली राज्य को भी जो है उसको दास बनाया था 8वीं के राज्य को। इस तरह से इतना जो विजय किया था, इस वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा था? भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। समंदर गुप्त के बारे में और जो पूछा जाता है, कविराज की उपाधि याद रखेंगे। कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसको बाकी ये अश्वमेघ भी करवाए थे, अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे। अश्वमेघ कर्मा भी कहा जाता है, विक्रमांक भी कहा जाता है, कविराज कहा जाता है ना। और इसके बारे में क्या पूछ लिया जाता है? ये संगीत प्रेमी थे। और इस चीज का प्रमाण क्या मिलता है कि सिक्के पर इसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? सिक्के पर बीना बजाते हुए इसका फोटो लगाया गया है, दिखाया गया था बीना बजाते हुए। इससे ये स्पष्ट होता है कि समंदर गुप्त क्या थे? जो है बीना बजाते थे, तो संगीत प्रेमी थे, ठीक है। तो समंदर गुप्त के बारे में जो है आप, और हाँ एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया जी, ये प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति ये इलाहाबाद का है। प्रयाग प्रशस्ति
हरिसेन ने लिखा है। इसका दरबारी कवि था, जिसमें इसके विजय अभियान की चर्चा, इसके व्यक्तित्व की चर्चा की गई है इसी प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में जिसको लिखा है किसने, हरिसेन ने, ये इसके दरबारी कवि थे। तो इस तरह से जो है ना आप एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स यहाँ से आप बना सकते हैं शॉर्ट में फटाफट। अब आते हैं हम लोग रामगुप्त पे। तो समंदर गुप्त के बाद कौन आ गए, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त। ये बेचारा कमजोर राजा सिद्ध हुए। इसी समय जो है शक, ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में शक शासन कर रहे थे। शक का चक्कर हुआ है, टक्कर हुआ है सातवाहन से। शक का टक्कर हो गया जो है ना गुप्त शासक से भी। ठीक है, तो गुप्त शासक मध्य भारत में तो कर ही रहे थे गुप्त शासन। तो समंदर गुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनते हैं, जो कमजोर राजा सिद्ध होते हैं। अब देखिए जो है ना इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। शक के आक्रमण के समय उसकी पत्नी जो है ध्रुव देवी है, ध्रुव देवी को शक राज को सौंपने की सहमति दे दी। कैसा नाम है बताइए, राम नाम लेकर के ये गुप्त में इसने अपनी पत्नी को दे दिया, जो है ना ध्रुव देवी को दे दिया शक राजा को। बोला हमको दीजिए, आई सौंपना पड़ गया। तो ये कमजोर नहीं था तो क्या था। अब बताइए, इस बात का बदला लिया उसका छोटका भाई। उसका छोटका भाई का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। बड़ी जोर गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल किया। बोला तुमको तो हम पीटेंगे, ऐसा पीटेंगे कि मार देंगे। इसने क्या किया, रानी के भेष में जा करके जो शक राजा ने ऐसा धंधा किया था उसका वध कर दिया। और बाद में गुस्सा से भैया का भी हत्या कर दिया कि तुम रह के यहाँ क्या करेगा, तुम राजा के लायक नहीं है, मेरी भाभी ध्रुव देवी को तूने कहाँ छोड़ दिया। तो रामगुप्त भी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और गुप्त में सबसे महान शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय ही। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या की और शक राजा की भी हत्या की। और इस घटना का वर्णन बहुत ही जो है फेमस नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें क्या है, देवी चंद्रगुप्तम में कर दिया है। ठीक है, और ये विशाख दत्त का नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम क्या है, एक नाटक है, किसका है, विशाख दत्त का। विशाख दत्त ने एक और नाटक लिखा है मुद्रा राक्षस, और एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। इस देवी चंद्रगुप्तम में ये सारी बातें हैं कि शकों को इसने हराया था, शकों को हराया ही नहीं बल्कि उसको मार दिया था। चलिए, अब जो है आपको मैंने बताया था कि एक उज्जैन का स्थानीय शासक था, उज्जैन का एक स्थानीय शासक था जिसने शकों को पराजित किया था। उज्जैन का एक स्थानीय शासक था जिसने शकों को पराजित किया था, शकों को पराजित किया था, शकों को पराजित किया था। और उसका जो है उसका नाम था विक्रमादित्य। और उस विक्रमादित्य के चलते जो जो महान राजा होता था वो अपने आप को विक्रमादित्य कहते थे। तो इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, अभी टोटल जो है इतिहास में 14 गो विक्रमादित्य राजा हुए, लेकिन सबसे जो महान विक्रमादित्य हुए थे यही चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे। पहला तो इन्होंने शक का जो है वध कर दिया था रानी के भेष में, और इस वजह से शक शासक थे रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था और शकों पर पूर्ण उन्मूलन भी किया था। अंतिम शासक को भी इसने हराया, रुद्र सिंह तृतीय को। और ये शक को हराने के कारण, उन्मूलन करने के कारण शकारी कहलाए। और एक तो विक्रमादित्य भी जो बताए, उज्जैन का स्थानीय शासक था जिसने शकों को हराया था, और वो विक्रमादित्य काफी फेमस हुआ था स्थानीय राजा। अब उसी के नाम का जो है बहुत लोग उपाधि धारण करने लगे कि बड़ा बड़ा कोई अभियान चलाता था, बोलता था हम कोई साधारण आदमी थोड़ी है विक्रमादित्य, क्यों, शक जो विदेशी था उसको हरा दिया था। तो विक्रमादित्य की उपाधि इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में नाम था इसका चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। 375 से 415 ईस्वी के बीच में ये शासन करते हैं। 40 साल कोई मामूली शासन नहीं है। 40 साल में जो है ना गुप्त को काफी ज्यादा तरक्की दिलाया, और गुप्तों को जो है ना स्वर्ण युग का जो है श्रेय, इसमें इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि चंद्रगुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसमें चंद्रगुप्त का बड़ा ही नाम आएगा, है ना। तो ये शकारी हो गए, विक्रमादित्य हो गए, ठीक है। और इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में जो इसको शक को हराया था, ये शक इधर जो है पश्चिमी भारत में इधर शासन करते थे, गुजरात महाराष्ट्र के आसपास शक शासन, शक जो है इस जगह शासन करते थे, है ना। इस शकों को इसने पराजित किया था, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। और अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी के
रुपए का चलाया, चांदी के सिक्का को रुपए का कहा गया। ठीक है। अब इसके समय में जो है फाहियान का आगमन हुआ था। ये फाहियान, फाहियान कौन है? ये चीनी बौद्ध यात्री हैं, बौद्ध थे ये। फाहियान 399 से 444 के बीच में। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही भारत आया था। अब फाहियान किसके समय में आया था? तो गुप्तों के समय में आया था। गुप्तों में भी किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था। किस धर्म से बिलोंग करते थे? तो बौद्ध धर्म से। क्या नाम था? फाहियान। नाम से पता चल रहा है चाइना के थे। ये चाइना के थे। कौन थे? तो बौद्ध यात्री थे, घूमने फिरने आए थे। बुद्ध का, बौद्ध भगवान का जो है ना, बुद्धिज्म का ज्ञान था इसको। उसका नाम था फाहियान। 399 से 414 के बीच में, लगभग 15 साल, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही भारत आया था। मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा इसने। मध्य देश को क्या कहा? ब्राह्मणों का देश कहा। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि नवरत्न किसके समय में था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही था नवरत्न। ये प्रसिद्ध नवरत्न जो है कौन कौन थे? तो कालिदास, धनवंतरी, बराहमिहिर, अमर सिंह, भरूची, शंकु, छपना, घटपर्कर और बेताल भट्ट। ये किस किस विषय से जुड़े हुए थे? इसको बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। आपको याद रखना, कालिदास कौन थे? तो कवि, नाटककार। धनवंतरी कौन थे? तो चिकित्सक थे। धनवंतरी काफी बड़ा डॉक्टर थे। नहीं, बराहमिहिर थे, खगोल शास्त्री भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। अमर सिंह, अमरकोश जो है ये कोशकार था अमर सिंह। भरूची व्याकरण जानता था, व्याकरण भी था। ये शंकु जो था, शंकु ये वास्तुकार थे। इसी से जुड़ा हुआ ही लग रहा है, वास्तुकार। नहीं, जो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाता उसको वास्तुकार ही कहते हैं। ये शंकु वास्तुकार थे। छपनक जो है फलित जोशी, फलित जोशी को होरोस्कोप कहते हैं। बात देखता है ना, होरोस्कोप। होरोस्कोप ज्योतिषी जिसको बोलते हैं, हाथ वाथ देखता है हैं, इसमें इसका जन्म हुआ है, इस नक्षत्र में, यही सब देखता है। तो ये ज्योतिषी थे छपनक। छप छप करते थे और ये जो है हाथ वाथ देखते रहते थे और बताते थे कि इसका ये भविष्य है, ये करेगा वो करेगा। ये छपनक थे। घटकर पर कूटनीतिक थे। इसीलिए तो नाम दिया घटकर पर। और बेताल भट्ट जो है तंत्र विद्या जादू टोना जानते थे बेताल भट्ट। ठीक है। तंत्र मंत्र जानते थे। फिर से देख लेते हैं। कालिदास महान कवि, नाटककार। धनवंतरी डॉक्टर। बराहमिहिर जो है एक खगोल शास्त्री। खूब पूछता है बराहमिहिर जो है किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त समय में ये खगोल शास्त्री और मैथमेटिशियन थे बराहमिहिर, याद रखना। अमर सिंह तो अमरकोश लिखा है। भरूची व्याकरणविद थे। शंकु वास्तुकार थे। छपनक फलित जोशी, खटकर पर कूटनीतिक और बेताल भट्ट जादूगर तंत्रविद। अच्छा, राजधानी उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी और पहली राजधानी पाटलिपुत्रा। तो इसका जो है ना, पहली राजधानी तो सब जो है पाटलिपुत्रा ही रखते थे और दूसरी राजधानी जो है उज्जैन इसने बनाया था। इसीलिए देख लिए इसके दरबार में, ये दरबार इसका उज्जैन में लगता था, वहीं पे ये नवरत्न थे। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्र आदित्य। कुमारगुप्त से कुमारगुप्त से जो इम्पोर्टेंट सवाल है यही पूछा जाता है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है। ये इसका बड़का वो काम था। तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है। नालंदा में तो बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती है, तो इसको ऑक्सफोर्ड से संज्ञा कहा गया। लेकिन इसकी किस शाखा का? तो महायान शाखा का। किस शाखा का? महायान बौद्ध धर्म शाखा। एक हीनयान और महायान। अब हीनयान क्या होता है, महायान क्या है, मैंने चर्चा कर दिया था। हीनयान जो प्योरिटी होता है, बौद्ध धर्म का जो शुद्ध रूप है, जो जो शुद्ध रूप है वो कहलाता है हीनयान, इसको मानने वाले हीनयानी। और महायान जो शाखा है उसमें बौद्ध धर्म में जो बदलाव आया था, चेंज आया था, नहीं, जिसमें मांस वांस खाते थे, परिवर्तन के साथ साथ चंदा लेने लगे थे, ठीक है, सोना छूने लगे थे। तो ये सब जो नया वर्ग था महायान, ये महायान कहलाया। मतलब इसमें जो डिसिप्लिन का जो है था और इसमें डिसिप्लिन नहीं था, ये हो जाएगा कि न्यू वर्ग हो गया, बौद्ध धर्म का नया वर्ग हो गया। इसमें
मांस मदिरा, मांस सोना चूना, जिस चीज को काफी भगवान बुद्ध ने स्ट्रिक्ट करके रखा था, ठीक है। और बौद्ध और भिक्षु और भिक्षुनी जो है बिल्कुल आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे। यहाँ पे धीरे धीरे गारहस्थ जीवन जीने लगे, लोग वहां से घूम फिर के आ गए, ठीक है। बोला ये अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब जो है इतना बहुत जी लिए हम लोग अलग अलग। तो इस तरह का जो ये नया वर्ग था, ये सब महायानी। ये महायान वर्ग पैदा होने के पीछे वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि लोगों के पास पैसा हो गया, और शहर में ये सब चंदा मांगने जाते थे, भीख मांगने जाते थे, भीख मांगते मांगते जो है ना, ये सब काफी चर्चा में था, फिर सबको दान उन देने लगा, उसे पूरा दान देने लगा, तो कभी धीरे गांव दे दिया, तो कभी कुछ दे दिया, तो ये सब धीरे धीरे भौतिकतावादी की तरफ जो है ना रुख करने लगे। भौतिकतावाद ने आकर्षित कर दिया। जिस चीज का सख्त मनाही था बौद्ध धर्म में, उसी चीज को ये अपनाने लगे थे, लेकिन वो उसको जो है ना वो मानते थे बौद्ध धर्म। उसी शाखा को महायान शाखा। तो महायान का बहुत बड़ा ऑक्सफोर्ड माना जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय में उसी की पढ़ाई होती थी, महायान शाखा का। तो इसकी स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो सर्वाधिक अभिलेख, गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख और सबसे विविध प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के हैं। विविध प्रकार के मतलब जो है ना क्वालिटी नहीं, मतलब जो है वेरिएशन, सिक्का में जो वेरिएशन था, अलग अलग प्रकार का सिक्का, ये कुमारगुप्त ने ही किया था। और सबसे अधिक अभिलेख इसी के समय में हुआ था। आप देखिए मंदसौर अभिलेख इसी के समय का है, जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का पता चला है। रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है उसके लिए स्पेशलाइज ये अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी से। अब श्रेणी क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा था बुद्ध काल में। बुद्ध काल में जो व्यापारी था और शिल्पी, व्यापारी और शिल्पी, इस दोनों का जो है ग्रुप हुआ करता था। और उस ग्रुप का जो जो एक तरह से स्पेशलाइजेशन, व्यापारी का एक ग्रुप होता था और उसका जो है स्पेशलाइजेशन होता था, उसी का जो है ना उसको श्रेणी में बांट दिया। इसमें बांट दिया श्रेणी नहीं, तो अलग अलग शिल्पों का अलग अलग श्रेणी होने लगा। गिल्ड सिस्टम इसको कहते हैं। इससे क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन हुआ और उसमें महारत हासिल हुआ, और काफी ज्यादा जो है व्यापार और शिल्प में तरक्की होने लगा। ठीक है, एक संगठन था और इसका जो हेड होता था वो सृष्टि कहलाता था। श्रेणी का जो हेड होता था, मान लेते हैं कि कोई चाक बना रहा है या जो है बर्तन बना रहा है, तो उसकी एक अलग श्रेणी होती थी। तो उसका जो हेड होता था, श्रेणी का जो हेड होता था, उसको श्रेष्ठी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठी। और पाली भाषा में इसको सेट्ठी कहते थे, क्योंकि स्र का उच्चारण नहीं होता है पाली में। सेट्ठी, श्रेष्ठी को सेट्ठी कहते थे। ये सब पूछ लिया जाता है कि श्रेणी क्या है। तो श्रेणी क्या है? व्यापारियों और शिल्पियों का एक अलग संगठन था, और उसका हेड क्या कहलाता था? सेट्ठी कहलाता था। सेट्ठी हो गया। बुद्ध काल में आप देखेंगे सेट्ठी काफी ज्यादा पैसा वाला होता था, क्योंकि उसका हेड होता था। और जो है एक गहपति बहुत ज्यादा पावरफुल था, यानी धनी किसान को गहपति कहते थे बुद्ध काल में। यहाँ आपने देखा कि रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है उसका स्पेशल चर्चा किया गया है मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में, ये मंदसौर अभिलेख किसका है तो कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का है। ठीक है, और कौन कुमारगुप्त? कुमारगुप्त फर्स्ट का है ना। अब ये वत्स भट्टी द्वारा रचित है, उतना ज्यादा जानकारी लेना जरूरी नहीं है, सिंपल जाने कि मंदसौर अभिलेख में क्या है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए पुष्यमित्र का आक्रमण। इसके शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जाति के आक्रमण हुआ था, जिसे इसके पुत्र स्कंदगुप्त ने निष्फल कर दिया था। कुमारगुप्त का जो बेटा था स्कंदगुप्त, इसने कर दिया था। चलिए अब देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट स्कंदगुप्त। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछ लिया जाता था, पूछ लिया गया है कि कौन से गुप्त शासक जो है हुन से भिड़े थे। हुन जो है ना, हुन से भिड़े थे ये। भारत एवं मध्य एशिया की बर्बर हुन आक्रमण, ये मध्य एशिया का बर्बर था, ये हुन विदेशी था। इसका आक्रमण होता है किसके समय में? किस गुप्त शासक के समय में? तो स्कंदगुप्त के समय में। आपको ऑप्शन दे देगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में हुआ था, कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में हुआ था, समंदरगुप्त के समय में हुआ था, कि स्कंदगुप्त के समय में। ये हुन आक्रमण पूछ लिया जाता है। तो हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। और इसने हुनों को पूरी तरह से पराजित किया था, सबसे बड़ी बात है। इसलिए हुनों पर, हुनों का प्रभाव। अब इसका एक इम्पोर्टेंट है भीतरी स्तंभ लेख। क्या है? भीतरी स्तंभ लेख। ये भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? तो गाजीपुर यूपी में है।
तो भीतरी स्तंभ लेख से हुनों के साथ युद्ध और पराजय का विवरण मिलता है। तो अब दीजिएगा हुनों के आक्रमण का वर्णन किस लेख में है, तो भीतरी स्तंभ लेख में है। ये भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, तो ये यूपी में है। यूपी में कहाँ है, तो गाजीपुर में है। ये गाजीपुर कौन जगह है, तो यूपी का जगह है। ये गाजीपुर क्यों फेमस है, तो यहीं पर जो है कर्नवालिस को दफनाया गया था। तो सब चीज़ों को जोड़ करके याद रखिएगा ना, तो मजा आएगा पढ़ने में। इतिहास इतिहास ही नहीं, हर विषय को जोड़ जोड़ के पढ़िए। ये कर्नवालिस को दफनाया गया था गाजीपुर यूपी में। यहाँ से जो है भीतरी स्तंभ लेख मिला है और इसमें हुन के साथ युद्ध और पराजय का विवरण मिला है। तो ऐसे समझ लीजिए कि स्कंदगुप्त भीतरी स्कंद लेख किसका है, स्तंभ लेख किसका है, तो स्कंदगुप्त का है ना। अब देखिए जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदामन का है, ठीक है। और सुदर्शन झील, जूनागढ़ अभिलेख और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। गुजरात के गिरनार स्थित जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने चक्रपालित, सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र था, पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित, इसके माध्यम से सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। तो स्कंदगुप्त बहुत बढ़िया काम किया, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। ये किस चीज से जानकारी मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख किसका था, तो रुद्रदामन का था। रुद्रदामन फर्स्ट कौन था, तो शक शासक था। शक शासक रुद्रदामन के बारे में और क्या जानकारी है, तो पहली बार जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया एक अभिलेख है। तो इसी में सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के बारे में बताया गया है कि स्कंदगुप्त के माध्यम से इसको जो है ना, ये इसका पुनरुद्धार करवाया गया था। इस एक उपाधि धारण की थी स्कंद में, कर्मादिति। कौन उपाधि है बताइए जो है ना। अब उत्तरकालीन गुप्त शासक और साम्राज्य का पतन। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बलादित्य द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, ये अंतिम शासक हो गया। अब भानुगुप्त का एरन अभिलेख, इसमें से अभी तक में जो इम्पोर्टेंट है यही भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन है, ये विष्णुगुप्त वो चाणक्य की बात नहीं कर रही है, ये गुप्त के अंतिम शासक थे। और भानुगुप्त क्यों जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे दे दिए हैं। भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 ईस्वी, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है, तो भानुगुप्त। भानुगुप्त कौन थे, तो गुप्त शासक थे। इसका कौन अभिलेख है, एरन अभिलेख। एरन कहाँ है, तो एमपी में। एरन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। किस जिला में, सागर। आप एमपी का एग्जाम देगा तब सागर जिला पूछेगा, ऐसे सिंपल जाने एरन अभिलेख मध्य प्रदेश, भानुगुप्त का। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है 510 ईस्वी का ये, क्योंकि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ही साक्ष्य यहीं पे मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख। गोपराज एक सेनापति था, जब ये मर जाते हैं इसकी पत्नी जो है सती हो जाती है। ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ठीक है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल जो है, आप गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं बंदरगाह, और उससे आगे हम लोग कल देखेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। चलिए इसी के साथ जो है आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं। और एक दो सवाल जो है, एक आध सवाल में दाग देता हूँ ताकि आप लोग, चलिए सवाल में देखता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे जवाब जो है इसके पढ़ने के बाद, इसके पढ़ने के बाद देंगे आप लोग को बताना है कि छपनक, छपनक के बारे में। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। ए, छपनक के बारे में। ए, ये नवरत्न में से एक थे। बी, ये जादूगर थे। सी,
ये ऊनों की प्रजाति थी। और डी, होरोस्कोप के पंडित थे। इसका आंसर क्या होगा? बड़ी ए में देते हैं A+B, बड़ी बी में देते हैं A+C, बड़ी सी में देते हैं A+D, और बड़ी डी में देते हैं सभी। आपको बताना है कि इसके बारे में, सपना के बारे में कौन सही है, कौन सही है। ठीक है? और जो सही जवाब देंगे उसको मैं लाइक करूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।